गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। इसलिए समय रहते अपनों से भी मिलते रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। सफलता ही एक ऐसी कुंजी है जो आपको हर रास्ते में सफल बनाएगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 13 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा देवेंद्र झझाड़िया। देवेंद्र झझाड़िया को हाल ही में इलेक्टेड किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में देवेंद्र झझाड़िया को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय एथलीट देवेंद्र झाझड़िया को भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पैरालंपिक रजत पदक विजेता एथलीट दीपा मलिक से यह पद को संभाला है। 2004 एथेंस और 2016 रियो पैरालंपिक में F46 विकलांगता श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले 42 वर्षीय भाला फेंकने वाले शीर्ष पद के लिए मैदान में एकमात्र उम्मीदवार थे। इसी के साथ झझाड़िया ने 2013 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और 2015 में रजत, दोनों F46 श्रेणी के बिलोंग्स आते हैं, और साथ ही 2014 में एशियाई पैरा खेलों में रजत पदक भी जीते हैं। तो ये थे उनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में, देवेंद्र झझाड़िया के बारे में। लेकिन हमारा ये पॉइंट्स है कि हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा देवेंद्र झझाड़िया को। तो ये है हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में पुलिस के द्वारा ऑपरेशन एक चलाया गया है, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कामधेनु, ताकि इस ऑपरेशन के तहत स्टॉप किया जाएगा एनिमल स्मगलिंग को लेकर, पशु तस्करी को लेकर रोका जाने के लिए जम्मू कश्मीर के पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है। इसको ऑपरेशन के तहत लागू किया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ पुलिस रेंज में पशु तस्करी की व्यापक समस्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया। इसी के साथ यह ऑपरेशन कामधेनु के तहत पशु तस्करों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। इसके तहत पशु से लेकर जितनी भी तस्करी होती है उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को चलाया गया। गोवंश तस्करी के व्यापार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रामबन पुलिस ने 8 वाहनों को जब्त करके और 203 गो जातियों जानवरों को बचाकर 2 गो जातीय तस्करी के प्रयासों को भी विफल कर दिया है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रख के चलना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा हाल ही में उनके पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु को चलाया गया है, जो पूरी तरीके से एनिमल स्मगलिंग को लेकर, उनके रोकने को लेकर इस ऑपरेशन को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का कौन सा युगल खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने वाले पेयर ऑफ सात्विक एंड चिराग जी, इन्हीं के द्वारा 2024 के फ्रेंच ओपन में खिताब को जीती गई है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने पेरिस, फ्रांस में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि जो इंडियन पेयर है जिनका नाम है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जी के द्वारा फ्रेंच ओपन के मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल में फ्रांस के पेरिस में इन्होंने खिताब को जीता है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि फ्रेंच ओपन किस गेम से बिलोंग रखता है, तो बैडमिंटन से। तो इसी के साथ शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने फाइनल में ताइवान की यांग पो हान और ली जे हुई को 21-11 और 21-17 से हराया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारी भारतीय टीम ने किसको हराया है, तो ताइवान के प्लेयर्स को हराया है। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे कि इंडियन प्लेयर ने किनको डिफीट किया है, तो ताइवान को डिफीट किया है। इसी के दौरान सात्विक चिराग
ने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब को जीता। इससे पहले सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने 2022 में यह खिताब को जीता था और 2019 में फ्रेंच ओपन में उपविजेता रही थी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि 2024 में फ्रेंच ओपन के बैडमिंटन टाइटल के पेयर में जीतने वाले हमारे इंडियन प्लेयर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा इस गेम को जीता गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आईसीईए की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर का सेकंड पोजीशन मिला है इंडिया को। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय आईसीईए के तहत इंडिया का पोजीशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ द वर्ल्ड के तहत इंडिया को सेकंड पोजीशन मिला है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 2014 से 2024 के दशक में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि साल 2014 में इस सेक्टर में 78% आयात होता था और अब यह 97% आत्मनिर्भरता पर पहुंच गया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि इंडिया बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया दूसरा लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के रूप में निखर कर बाहर आया है। तो किस रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता चला है? तो ये देखिए आईसीईए रिपोर्ट के अनुसार। तो आपको ये फुल फॉर्म को याद रखना होगा कि आई फॉर इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के द्वारा ये रिपोर्ट में जारी किया गया कि इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मिला है। हालांकि निर्यात के मामले में भारत चीन और वियतनाम के बाद तीसरे स्थान पर है, क्योंकि वियतनाम में अधिकांश उत्पादन निर्यात किया जाता है क्योंकि वहां स्थानीय खपत अधिक नहीं है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रख के चलना होगा। तो हमारा मेन फोकस ये होगा कि इंडिया बना है सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के रूप में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर का ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर मूवी को हाल ही में बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 96 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओपेनहाइमर मूवी को। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 96 अकादमी पुरस्कार यानी कि 2024 का ये ऑस्कर है, जिसे 11 मार्च 2024 को भारत समय के अनुसार लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर ने 7 श्रेणियों में जीत को हासिल की। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि 2024 का ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो ओपेनहाइमर की मूवी को दिया गया। इसका कौन सा एडिशन चल रहा था? तो 96 अकेडमी अवार्ड चल रहा था। फिल्म को 13 श्रेणियों में नामांकित किया गया था, जबकि फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन, सिनेमाटोग्राफी और मूल स्कोर का पुरस्कार भी जीता है। तो यहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स को याद रख के चलने होंगे कि मेजर अवार्ड्स कौन कौन से हैं। तो बेस्ट फिल्म के क्षेत्र में ओपेनहाइमर को मिला। बेस्ट एक्टर के क्षेत्र में सिलियन मर्फी, जो ओपेनहाइमर के ही लीड एक्टर थे। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, जो पुअर थिंग्स के लिए मिला है इनको। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में डी वाइन जॉय रैंडोल्फ को मिला है द होल्ड ओवर्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डॉर्नी जूनियर को मिला है ओपेनहाइमर मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन, जो ओपेनहाइमर की मूवी को बनाए हैं, उन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर के रूप में सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रख के चलना होगा। तो हमारा मेन फोकस होगा कि 2024 में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड के कैटेगरी में? तो ओपेनहाइमर को मिला है। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में इंडिया बाय द क्रिक उत्सव को कहां आयोजित किया गया? तो राइट आंसर का यूनाइटेड अरब अमीरात में हाल ही में इंडिया बाय द क्रिक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। यूएई ने 8 मार्च 2024 को दुबई में पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की जीवंत संस्कृति को अल सिफ पार्क में लाया गया। 3 दिवसीय महोत्सव भारत और दुबई के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालता है। इसी के दौरान इंडिया बाय द क्रिक संगीत प्रदर्शन, साहित्यिक चर्चा, कविता पाठ और इंटरैक्टिव कार्यशालाओं सहित विविध प्रकार के कार्यक्रम पेश करता है और यह गहन अनुभव भारत और दुबई के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का वादा करते हैं, जो कलात्मक अभिव्यक्ति से समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। तो हमारा ये पॉइंट्स है कि हाल ही में
इंडिया बाय द क्रिक फेस्टिवल्स को कहाँ इनॉर्गेट किया गया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में, जो 8 मार्च 2024 को आयोजन किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 फॉर द सिटीजन ऑफ विच कंट्री। ये हाल ही में बहुत ही हॉट न्यूज बन के बाहर निकली है, तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा किसी देश के नागरिक के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों से बिलोंग रखता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और किस किस चीज में इसको लागू किया जा रहा है और किसको ये अमेंडमेंट मिलेगा, नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा। तो देखिए, गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम लोग CAA 2019 कहते हैं, इसके नियमों को अधिसूचित कर दिया, जिससे इस कानून को पूरे देश में लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आसान बनाती है। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसको लाया गया था, जो इस वर्ष 2024 को लागू कर दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से वो सारे माइनॉरिटीज ग्रुप जो हमारे इंडिया में शरण लिए हैं एज अ शरणार्थी के रूप में, जिसको हम लोग रेफ्यूजी भी कहते हैं, उसमें कौन कौन कास्ट बिलोंग रखता है, कौन कौन रिलीजन? तो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ईसाई और पारसी, ये जितने भी शरणार्थियां हैं वो हमारे इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता का प्रावधान हमारे इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। इस कानून का मकसद इन देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है। 2019 में कानून बनाने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। ये कानून उन लोगों पे लागू करता है कि जो 2014 यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर हमारे इंडिया में आए हैं, तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत उनको नागरिकता का प्रावधान दिया जाएगा, जो हमारे हाल ही में इस अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरीके से लागू कर दिया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके और डिटेल फैक्ट्स के बारे में। अमित शाह ने यह भी कहा था कि CAA देश का अधिनियम है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसे 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा और 2 दिन बाद राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसमें बावजूद इसमें विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उस अमेंडमेंट एक्ट को कुछ दिनों के लिए पॉज करके और इसको हाल ही में 11 मार्च 2024 को पूर्णतः तरीके से लागू कर दिया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम को बाद में 12 दिसंबर 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और सरकारी सूत्रों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें आवेदकों के पास अपने मोबाइल फोन से आवेदन करने का विकल्प भी होगा। आवेदकों को यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने का वर्ष बताना होगा और आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। जिन आवेदकों ने 2024 के बाद आवेदन किया था, उनकी रिक्वेस्ट में नए नियमों के मुताबिक बदलाव किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रावधान के अनुसार वो नागरिकता ले सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान को आपको याद रख के चलना होगा कि किस तरीके से हमें नागरिकता लेने का प्रावधान है, जो पूरी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम पर बेसिस है। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि चित्रों को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर होगा असम। असम स्टेट के हाल ही में माजुली मास्क एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को हाल ही में GI टैग मिला है। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। असम में पारंपरिक माजुली मुखौटा और माजुली पांडुलिपि चित्रों को केंद्र द्वारा भौगोलिक संकेत दिया गया था। इसी के दौरान असम के माजुली मुखौटे पारंपरिक रूप से नव वैष्णव परंपरा के तहत भावना या भक्ति संदेशों के साथ नाटकीय प्रदर्शन में पात्रों को चित्रित करने के लिए हस्त निर्मित मुखौटे हैं। तो जानते हैं कि माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या है। तो यह पेंटिंग का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भी 16वीं शताब्दी में हुई थी, जिसे सांची पाट
या सांची या अगर पेड़ की छाल से बनी पांडुलिपियों पर घर में बनी स्याही का उपयोग करके बनाया गया था और इसी के दौरान सचित्र पांडुलिपि का सबसे पहला उदाहरण श्रीमंत शंकर देव द्वारा अश्मिया में भागवत पुराण के आदि दशम का प्रतिपादन माना जाता है और इस कला को अहोम राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स थे हमारे माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को लेकर। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि माजुली मास्क और माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया है, जो किस स्टेट से बिलोंग रखता है, तो ये असम स्टेट का है। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 12 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेला सुरंग का उद्घाटन किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में महाशिवरात्रि उत्सव हेरात कहाँ आयोजित किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ किया गया, तो राइट आंसर असम में। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ने हाल ही में महतारी वंदन योजना कहाँ शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टीना प्लिसकोवा के द्वारा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज्कर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो रिकेन यामामोटो को चुना गया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, कैल्सिट्रियोल इज द बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रॉम ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विटामिन्स। कैल्सिट्रियोल निम्नलिखित में से किस विटामिन का जैविक रूप से सक्रिय रूप है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन ई। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।